गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैट्रिसेस में हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कर लिया बेटा। इन्वर्स के बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म, एक्लान फॉर्म दोनों में, फिर कंसिस्टेंसी भी हो गई। उसके बाद आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स भी डिफाइन हो गया है। आज हम लोग उस पर थ्योरम लेने जा रहे हैं, थ्योरम ऑन डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग डालना बेटा, थ्योरम ऑन डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये है बेटा। तो अब इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिया जाए बेटा। इफ ए be any square matrix of order n having n linearly independent, having n linearly independent eigenvectors ठीक बेटा, नोट हो गया। देन वी कैन फाउंड ए मैट्रिक्स कैपिटल P नोन एज मॉडल मैट्रिक्स। इसका नाम क्या है बेटा? मॉडल मैट्रिक्स, नोन एज मॉडल मैट्रिक्स। सच दैट P इनवर्स AP, P इनवर्स P हमारी क्या है बेटा? मॉडल मैट्रिक्स है। ये उसका इन्वर्स है। A हमारी गिवन मैट्रिक्स है। ये प्रोडक्ट होने पर जो हमें मिलने वाला आंसर वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो सच दैट P इनवर्स AP इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये बेटा हमारा स्टेटमेंट है। अब इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये मॉडल मैट्रिक्स बेटा मिलती कैसे है? जब हम इसके आइजन वैल्यूज निकालेंगे और उन आइजन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में फिर आइजन वेक्टर्स निकालेंगे, जिसे हम लेटेंट वेक्टर भी कहते हैं। और उनके द्वारा वो जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, कॉलम वेक्टर होते हैं बेटा। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो हमारी कितनी वैल्यूज आएगी? 3 आएगी। तो हम उन तीनों को 3 कॉलम में लिख देंगे। तो हमें वो जो मिला, वो जो भी मिली वो मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का नाम क्या है? तो ये मॉडल मैट्रिक्स फाउंड बाय कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। वैल्यू क्या होती है? वो तो लेटेंट वैल्यू और आइजन वैल्यू तो वही चीज़ है। तो हमें ये किससे मिल रहा है? आइजन वेक्टर से मिल रहा है। हो गया बेटा क्लियर? ये तो ये पोर्शन तुम्हें क्लियर। अब प्रूफ पे आ जाओ। हटा दें इसको बेटा, स्टेटमेंट हटा दिया जाए ना। चलो स्टेटमेंट हट गया, अब आ जाओ प्रूफ पे। प्रूफ, इसके प्रूफ पे हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो अभी स्टेटमेंट में कहा वो कितना वाला कहा? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। लेकिन इतनी बड़ी मैट्रिक्स नहीं लेंगे, उसमें से 3x3 ले लेते हैं। ठीक बेटा ना? 3x3 के आधार पर ये क्लियर हो जाएगा कि वो चाहे 2x2 हो और चाहे n×n हो, सब पर वो नियम लागू होगा। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ प्रूफ के लिए बेटा जो मैट्रिक्स लेने जा रहे हैं कौन सी है? 3x3। लेट A is, 'a' is 'any' 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 'any
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है बेटा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिया लेकिन ऑर्डर 3 के लिए लिया अपनी सुविधा के लिए, और उसी आधार पे हम n वाला भी बोल सकते हैं बेटा। तो यहां से आ गए A इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये हमारी मैट्रिक्स है बेटा नंबर 1। तो इसके आगे बेटा लिखना मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, ठीक है बेटा ना। ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू, इस इक्वेशन का एक नाम और होता है बेटा, बोलो बेटा। हाँ हाँ, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इक्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है ना, क्लियर बेटा ना, कह सकते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन हो गया बेटा। तो तुमने देखा मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, ये हमारा हो गया, इन विच ए माइनस लैम्डा आई इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसी को 0 कह दिया इक्वेशन, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली उस इक्वेशन से, तो आइजन वैल्यूज। इसका मतलब हम यहाँ पर आइजन वैल्यूज फाइंड करने के लिए इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ से बेटा ये हमारा हो गया नंबर 2, ठीक है बेटा ना। तो लेट आइजन वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स ए बी लैम्डा 1 कामा लैम्डा 2 कामा, ठीक, कैसे मिली होंगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही तो मिली होंगी, हमने फाउंड कर लिया, ठीक है ना। इसीलिए किसमें लिया, सपोजिशन में ले लिया, जो भी है इक्वेशन लेने के बाद लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हमें मिल गया। तो हमने कहा लेट आइजन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए बी एंड करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स एंड corresponding eigenvectors for lambda 1 comma lambda 2 comma, for lambda 1 comma lambda 2 comma are कैपिटल X1 कामा कैपिटल X2 कामा कैपिटल, तो x1 किसके रिस्पेक्ट में है, लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में है, x2 किसके रिस्पेक्ट में है, और x3 इनकी वैल्यू भी बोल देते हैं वेयर। तो बेटा हम इस प्लेस में मिटा के लिखते हैं वेयर कैपिटल X1 हमारा जो बेटा है वो है X1 Y1 Z1, ठीक है, और ये है X2 Y2 Z2, और तीसरा एक और है बेटा ना X3, वो कितना हो जाएगा बेटा, X3 Y3 एंड Z3। तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 से लैम्डा की वैल्यूज मिली, दैट मीन्स आइजन वैल्यूज आर लैम्डा 1 लैम्डा 2, और इनके रिस्पेक्ट में हमें जो इस इक्वेशन के द्वारा x की वैल्यू मिली, यानी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मिला या आइजन वेक्टर मिला, वो कितना है, जिसे सॉल्व करने पे हमने कहा हमें आंसर ये मिला है, ठीक बेटा ना। अब हम इसके आगे चलेंगे कि ये आंसर मिला है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई भी करेगा। तो अब उल्टा चलेंगे,
तो यहां से देखना बेटा, इसे हम जरा ऊपर कोड कर दें। ये नंबरिंग कितनी बोल दी जाए बेटा? ये नंबर 3 बोल दिया जाए बेटा इसे, क्योंकि यहां हमने सपोजिशन लिया है ना, सपोजिशन में ये आया है तो इसे क्या बोल दिया? नंबर 3। ठीक है इतना। अब हम लोग यूज किसका करने वाले हैं? और लैम्डा 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या आई है? इसका मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हमें मिलेगी, जो कि हमने डेफिनेशन में कहा है कि n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन का मतलब होता है कि हमारा जो रिलेशन है वो इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है बेटा ना? जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, ये कौन सा रिलेशन है? लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन है। ठीक है बेटा ना? तो अब यहां से हम लोग आए फ्रॉम 2 एंड 3। बेटा देखो 2 ये है और 3 समझ आ रहा बेटा ना? और इसमें भी लैम्डा 1 के लिए क्या आया है? बोल चुके हैं इसके अंदर देखो। तो जब हम 2 और 3 बोलेंगे, इसका मतलब जैसे ही लैम्डा 1 बोलेंगे तो x1 के प्लेस पे यही तो रखा जाएगा बेटा ना? सब लोग सहमत है ना? तो फ्रॉम 2 एंड 3 फॉर लैम्डा 1 वी हैव देखो बेटा ये बन गया A1 माइनस लैम्डा 1। बेटा देखो सही है। B1 C1 A2 B2 माइनस लैम्डा 1 C2 और A3 B3 C3 माइनस बेटा क्या? क्लियर है बेटा ना? यही तो है। ए क्या है पहले तुम्हें मालूम है, और रखते ही बन गया, डायगोनल में माइनस लैम्डा 1 लग गया, और साथ में ये कितना है बेटा? x1 y1 और इक्वल टू, क्लियर बेटा? नहीं लाइन एक के लिए बोलेंगे, बाकी में सिमिलरली बोलते जाएंगे, हो जाएगा। इसलिए एक को विधिवत देखते जाओ बेटा। तो हमने जैसे ही इसे सपोजिशन में लिया, तो सपोजिशन है तो इसको सेटिस्फाई तो करेगी ही। तो अब यहां से आए फॉर लैम्डा 1 वी हैव दिस। ऐसा करते बेटा देखो अब रिलेशन क्या मिलने जा रहा है उसे ध्यान देना। इसे हटा दे रहे हैं बेटा, है ना? अब तो ये यूज हो गया एक बार ना। जहां भी समझ में नहीं आएगा टोक देना बेटा, उसमें कुताही नहीं, है ना? अब रो मल्टीप्लाइड बाई, और इक्वेट भी कर लेते हैं। तो यहां से ये क्या इंप्लाई करता बेटा? देखो ये A1 माइनस लैम्डा 1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 z1 इक्वल टू 0 आ रहा है। सही बेटा ना? A2 x1 प्लस B2 माइनस लैम्डा 1 y1 बेटा और प्लस C2 z1 इक्वल टू, क्लियर है बेटा स्टेप ना? और लास्ट देखो A3 x1 है ना, और प्लस B3 y1 और प्लस C3 माइनस लैम्डा 1 z1। देखो ठीक ना? तो नंबर 2 जो मैट्रिक्स इक्वेशन था, और जो हमने सपोजिशन लिया है, अगर वो आइजन वैल्यूज हैं और वो आइजन वेक्टर्स हैं, इसका मतलब ये है। हो गया हमारा। इसी को हम फिर इंप्लाई करके बेटा देखो लिख रहे हैं री। अब तुम देखो ये बनेगा A1 x1 बनेगा प्लस B1 y1
प्लस C1Z1, साथ में माइनस λ1x1 हो रहा है। क्या इसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें? समझ आ रहा सबको ना? तो देखो लिखना है, दिस इंप्लाई दैट A1x1 प्लस B1y1 प्लस C1Z1 इक्वल टू λ1x1। बेटा ये स्टेप क्लियर है सबको? अब यहां देखो, A2x1 B2y1 माइनस λ1y1 भी है, और C2, इसका मतलब A2x1 प्लस B2y1 प्लस C2Z1, और इसे उधर ट्रांसफर कर दें λ1, हो रहा बेटा ना? तो यहां से आए A2x1 प्लस B2y1 प्लस C2Z1 इक्वल टू λ1y1। है सही बेटा? देखो ये आ रहा बेटा ना? ये भी क्लियर है। और अगला फिर लेते हैं, यहां A3x1 प्लस B3 और प्लस C3, और बाकी ट्रांसफर कर दें λ1, है बेटा ना? तो यहां से बना A3x1 प्लस B3y1 प्लस C3Z1 इक्वल टू λ1। क्लियर है बेटा स्टेप? बस इसी में मेहनत की गई, अगला तो सिमिलरली बोलना केवल है बस, है ना? ये किसके लिए था? फॉर। अब जहां जहां λ1 है वहां λ2 ही तो लिख देना होगा, और साथ में जब λ2 लिखेंगे तो ये क्या बनेंगे उस समय? यानी जहां जहां x1 y1 z1 है वहां वहां x2 y2 z2 ही तो चेंज कर देना है। x1 y1 z1 के प्लेस पर x2 y2 z2 कर दें, और λ1 के प्लेस पर, क्लियर बेटा ना? बाकी तो यही बन के आएगा हमारा। तो सिमिलरली फॉर λ2 एंड λ3, और इसका बेटा नंबरिंग डाल दिया जाए। इसकी नंबरिंग हम लोग कर देते हैं, कहां तक नंबर हो गया? तो ये नंबर 4 कर दो, ठीक बेटा? यहां तक क्लियर है? तो लिखना सिमिलरली फॉर λ2 and λ3 we have, ठीक बेटा ना? A1x2, है ना? तो ये हो जाएगा A1x2 प्लस B1y2 प्लस C1Z2 इक्वल टू λ2x2। बेटा क्या बेटा? सही ना? और फिर A2x2 प्लस B2y2 प्लस C2Z2 इक्वल टू λ2y2, क्या बेटा? हाँ ठीक है बेटा ना? A2x2 B2y2 C2, और ये, और थर्ड हमारा होगा A3x2, है ना बेटा, प्लस B3y2 और प्लस C3Z2 इक्वल टू λ2Z2। समझा रहे बेटा ना? इक्वल टू λ2Z2। ये हमारा नंबर कितना हो गया बेटा? नंबर 5। नंबर 5 हो गया। और लास्ट किसके लिए? उसको भी लिख जाते हैं यहाँ, जिससे कि अगर किसी के ऊपर ओवर राइटिंग हो जाए तो दिखने लगे। तो ये क्या है बेटा? A1x3 ना बेटा, प्लस B1y3 प्लस C1Z3 इक्वल टू λ3x3, क्या बेटा? A2x3 प्लस B2y3 प्लस C2Z3 इक्वल टू λ3y3, क्या बेटा? समझ में आ रहा सबको ना? संदेह नहीं कहीं बेटा? जहां टोकना तुरंत है। और लास्ट वाला मिला A3x3 प्लस B3y3
प्लस C3 इक्वल टू λ3Z3। और ये हमारा नंबर कितना हो गया बेटा? इतना काम हो चुका। यानी कि आइजन वेक्टर्स हम ऐसे ही फाइंड किए होते, और अगर उतना कह रहे हैं इसका मतलब ये है ना। सपोजिशन में अगर हमने कह दिया λ1 λ2 λ3 आइजन वैल्यूज है और उसके रिस्पेक्ट में ये आइजन अगर ये हैं तो ऐसा रहा हुआ होगा तभी तो हैं। होगा इतना क्लियर बेटा? अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्टेप जो ले रहे हैं, नाउ वी कंसीडर। तो ये बेटा हम हटा दे रहे हैं, जहां जरूरत होगी वहां तुम लोग बोलना, क्योंकि तुम लोग कॉपी में रिकॉर्ड में आ चुका है। नंबरिंग कितनी है उसकी? 4 5 एंड 6। तो हम यहाँ कोड तो जरूर कर ले रहे हैं कि इसके आगे 5 था और उसके आगे 6 था। हो गया बेटा ना इन्हीं में। और यहाँ तक हम बोर्ड भी क्लियर कर दे रहे हैं। नाउ वी कंसीडर मॉडल मैट्रिक्स P इक्वल टू, पहला कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कितना है आइजन वेक्टर बेटा? x1 y1, यही है ना बेटा? x2 y2 z2 x3 y3 एंड नंबर कितना हो गया बेटा? 7 हो गया ना, नंबर 7 ये हो गया। और ये मैट्रिक्स मिली कैसे है? इसमें पहला कॉलम पहला आइजन वेक्टर है, दूसरा आइजन वेक्टर और तीसरा, यानी आइजन वेक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स को ही हम मॉडल मैट्रिक्स कहते हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया? तो देन ए पी इक्वल टू बेटा, अब ए और पी का हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत यहां से ले लिए। ए नंबर 1 में है ना बेटा? नंबर 1 में है, हम यहां लिख रहे हैं, वो था A1 B1 C1 था क्या बेटा? A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, यही था बेटा ना? और मल्टीप्लाइड बाई P दैट मीन्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 बेटा। तो ये कहां से हुआ? फ्रॉम 1 एंड 7 क्या बेटा? फ्रॉम 1 एंड 7 बेटा हो गया। 1 से ए और 7 से, अब इसका प्रोडक्ट करते हैं बेटा, ठीक है? अब इसके प्रोडक्ट पे आ गए। दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 z1 हो गया, ठीक है? फिर आए A1 x2 प्लस B1 y2 प्लस C1 z2 भी हो गया, ठीक बेटा ना? और यहां पहुंचो A1 x3 प्लस B1 y3 और प्लस C1, देख लो बेटा ये स्टेप क्लियर है सबको? अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A2 x2 प्लस A2, नहीं पहले A2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में बेटा, तो ये होगा A2 x1 प्लस B2 y1 और प्लस C2 z1, ठीक है बेटा ना? समझ आ रहा ना? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम,
A2X2 प्लस B2Y2 और प्लस C2, हाँ Z2 बेटा, हाँ Z2 हो गया। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम ना, तो ये हो जाएगा A2X3 प्लस B2Y3 और प्लस C2Z3, यहाँ तक बेटा ठीक है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A3X1 प्लस B3Y1 प्लस C3Z1, ठीक बेटा। और थर्ड रो सेकंड कॉलम A3X2 प्लस B3Y2 और प्लस C3Z2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम A3X3 प्लस B3Y3 और प्लस C3, प्रोडक्ट हो गया बेटा। अब इस प्रोडक्ट में ये वैल्यूज हम रख देंगे, क्यों? ये वैल्यूज सेटिस्फाइड बाय दीज वैल्यूज है ना, रखने जा रहे हैं। तो इतना नोट हो जाए तो ये वैल्यू हम रख रहे हैं बेटा। देखो इस प्लेस पे आ जाते हैं हम। यहां पे आए बेटा, दिस इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना है, ये बना λ1 x1, ठीक है बेटा ना। और ये वाला हिस्सा देखो, ये A2 x1 ये ना, ये है λ1 y1 और λ1, देखो यहाँ देखो, ये A1 x1 B1 y1 C1 z1, λ1 x1, A2 x1 B2 y1 C2 z1, λ1 y1 देखो, और A3 x1 B3 y1 C3 z1, ये देखो λ1 लिख दिया बेटा। अब ठीक यहां आएंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, λ2 x2 और λ2 y2 और λ2 जो कि नंबर किस में था, 5 में था, और नंबर 6 वाले में जो है वो है λ3 x3 और λ3 y3 और λ3 z3, तुम्हारी कॉपी में बेटा कोडेड होगा, है ना। तो ये कहाँ से बेटा ये वैल्यू हमने ली, फ्रॉम 4 5 एंड साइड में कोड कर दिया जाए, तो यहाँ साइड में लिख देते हैं फ्रॉम 4 5 एंड 6, ये सारी वैल्यूज यहीं से रखी गई बेटा ना, यहाँ तक मंजिल तय हो गई बेटा। नोट हो गया सबका। अब इस स्टेप पे आ रहे हैं। हम लोग AP इक्वल टू, ये था बेटा ना, AP इक्वल टू प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिला जो λ1 x1 y1 एंड λ1 z1, बिल्कुल सही बेटा। λ2 और λ2 एंड λ2 z2, और थर्ड कॉलम में है हाँ y3 हाँ 3 z3, ये हम लोग बेटा पा चुके हैं। और नंबरिंग जो हमारी थी, नंबर 1 था A, नंबर 2 पे मैट्रिक्स इक्वेशन था, नंबर 3 पे हम लोगों ने आइजन वैल्यूज और आइजन वेक्टर्स लिए थे। λ1 λ2 λ3 के रिस्पेक्ट में वैल्यू x1 और x2 और x3 थी, जिनका x1 y1 z1 x2 ये भी था नंबर 3। और नंबर 4 पे हमारा क्या था बेटा, नंबर 4 पे इसके रिस्पेक्ट में जो रिलेशन बन के आया था, जिसके आधार पे हमने ये रखा है नंबर 4 था, ये नंबर 5 था और ये नंबर, उसी के आधार पे वैल्यू पाए थे, ठीक बेटा ना। और एक मॉडल मैट्रिक्स थी, उसका क्या नंबर था, 7 था बेटा। तो मॉडल मैट्रिक्स P का नंबर बेटा था, जो कि हमारी थी P इक्वल टू x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3, ये नंबर 7 था। तो ये थर्ड और 4 5 6 एंड 7 ये था हम लोग बेटा। अब इसके आगे, इस स्टेप के आगे हम लोग बेटा चल रहे हैं। ये प्रोडक्ट अब देखोगे बेटा कि ये है x1 y1
Z1 और X2 Y2 Z2, X3 Y3 Z3। ठीक है बेटा, इतना सही है। और इसमें हम लोगों ने लिया λ1 0 0 0, λ2 0 0 0, λ3। चेक किया जाए, देखो λ1 x1 सही है, λ2 x2, λ3 x3 आ रहा ना। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, λ1 y1, बाकी फिर सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ बेटा ना। और यहां पर ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसका नाम क्या है, नंबर 7 में यही है ना, जो कि हमारी मॉडल मैट्रिक्स है। और ये हमारी जो भी मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स ही तो है, तो इसको हमने नाम दे दिया डी। तो AP इक्वल टू P इंटू डी, वेयर P इज मॉडल मैट्रिक्स, A गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड D डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो यहां साइड में बोल देते हैं वेयर D इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब तुम देखो यहां से AP इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई P इनवर्स। इसका मतलब हम इसे अब ऐसे क्या लिख रहे हैं, यहां देखो P इनवर्स लिए A P, और यहां भी हमने क्या किया बेटा, P इनवर्स P D, मल्टीप्लिकेशन बाई P इनवर्स दिख ही रहा है। अब P इनवर्स इंटू P आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो यहीं बढ़ा देते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू I इंटू डायगोनल मैट्रिक्स D। और किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कर दें तो क्या मिलता है, वही सेम मैट्रिक्स मिल जाती है, इक्वल टू, और D हमारा है कितना, उनको भी उतार देते हैं, λ1 0 0 0, λ2 0 0 0, λ3। प्रूफ हो गई थोड़ा बेटा, कितनी सिंपल, बिल्कुल देखो कुछ नहीं है ना। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन लगाने में ही तो चलना है कि हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन होगी, हम उसका मैट्रिक्स इक्वेशन लिख के छोड़ देंगे नंबर 2, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के माध्यम से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आइजन वैल्यूज की, और उसके रिस्पेक्ट में जो कल सॉल्व करके निकाल लेते आ जाएंगे, और तीनों को फिर उसका इन्वर्स भी निकालना होगा, ठीक है ना, उसका हमें इन्वर्स भी निकालना होगा। तो P इन्वर्स AP जैसे ही करेंगे डेवलप बन जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है लेकिन कठिन नहीं होता है, लेंथी कह सकते हैं, कठिन नहीं है क्योंकि सब कुछ तुम्हारा लगाया हुआ बेटा। तो इसके आगे बेटा क्वेश्चन लगाया जाएगा अगले लेक्चर में। थैंक यू।